जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 11th एग्रीकल्चर वाले जो छात्र हैं उन्हें इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम देना है। उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने जो ये नई शुरुआत की जिसके अंतर्गत आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप में आपके जो कक्षा 11 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से जैसे कि आपका एग्रोनॉमी है, बॉटनी है, फिजिक्स है और कृषि अभियंत्रण है। ठीक है, तो कृषि अभियंत्रण है, ठीक है, ये सभी 5 क्वेश्चन 5 जो है विषय हैं, जिससे सबसे इन सभी में से जो है मैंने 5 क्वेश्चन सभी में से ऐड किए हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन हैं जो बार बार आए हुए हैं, वही क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ आपसे इससे क्या है, एमसीक्यू, निश्चित और अति, ये सारे प्रश्न आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। देखो, अति में आपको बना के लिखना होता है, इसमें फैक्चुअल होता है। जैसे पूछेगा सोयाबीन में प्रोटीन होती है, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है, ऐसे लिखोगे, आंसर तो यही है। यही एमसीक्यू में भी अगर पूछा जाए कि सोयाबीन में प्रोटीन होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा 42 है, 40 है, 20 है, ठीक है, वहाँ पर टिक करना होता है। तो ऐसे ही समझो। तो जब ये तुमको एमसीक्यू का आंसर पता होगा तो निश्चित में आसानी से आप लिख लोगे, ठीक है। उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप, यानी कि थोड़ा और डिटेल में, जैसे कि अब वहाँ पर तुमने सोयाबीन में होती है जैसे लिखा हुआ है अति में, तो वहाँ पर और इसके बारे में जैसे लिखना चाहो तो सोयाबीन का साइंटिफिक नेम लिख दो, ठीक है। उसको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, कॉपी भी कैसे लिखी जाती है, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें तुम ऐसे कर लेना, ठीक है। तो इससे आपका अति, निश्चित और एमसीक्यू सभी आपके कवर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हिल गया है, आप सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सभी विषय जितने भी आपके विषय हैं वो सभी महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जिसकी संभावना है और जो आ चुके हैं, जो आपके पास जो अनसॉल्व होती है, ठीक है, तो उससे भी मैंने क्वेश्चन उठाए जो प्रीवियस ईयर के हैं। दूसरी चीज, तो जो आपके पेपर में बनाता हूँ यहाँ से, वो सभी आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं, देखो यहाँ पर ये हमारे पास देखो कितने 2014 के कुछ हैं, उससे पुराने रखे हुए हैं। ये सभी पेपर ही है जो आप लोगों के लिए है। इसी सबसे जो है क्वेश्चन छाट कर तब आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब फर्जी का ऐसे क्वेश्चन रखो, जो आए हुए क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करके वो कई बार आ चुके हैं, वो सभी पूरे पेपर मुझे पेपर ही पूरा है, पूरा मेरे पास सब ओरिजिनल पेपर हैं, ठीक है। पहले ऐसे सफ़ेद कलर में आते थे, ये यहाँ पर देख सकते हो, कृषि अभियंत्रण 2014, ठीक है। इस प्रकार से सारे पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। इसी से मैं जो है आप लोगों का तैयार करता हूँ मैटर, ताकि आपके में फंसे। पिछली बार भी मैंने इसी प्रकार से कराया था, ताकि आप लोगों के अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर हो सकता है, मान लो कम से कम आधा घंटे का हो जाएगा, तो लेकिन ये तो है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इससे, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। जैसे कि आपके एग्रोनॉमी भी, बॉटनी भी, अगर ये अलग अलग तुम टाइम निकाल के पढ़ भी नहीं पाते होगे कभी, हर दिन जो है सोचोगे ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ लेते होगे, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है अभी तो नहीं पढ़ पाते होगे। अगर बहुत ही डेडिकेटेड हो तो शायद पढ़ लेते हो। इसीलिए मैं एक चाह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट आपके टच में रहें, ठीक है, और डेली के डेली। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, सिर्फ थंब अप करना है, तुम्हारे पास से तो कुछ जाने वाला है नहीं, तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। कमेंट कर दिया करो अगर थोड़ा भी, अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप, हमें पता है ना कि तुम्हारा प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी आने वाली है आप लोगों की, तो वहाँ पर आपसे वाइवा भी पूछा जाएगा। आपके जो है वाइवा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा कहाँ पर क्या स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों में वाइवा से रिलेटेड, ठीक है। जो वाइवा लेने वाले बाहरी एग्जामिनर आते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हुआ था, ठीक है। आपसे इंजीनियरिंग का दे रहे हैं तो इंजीनियरिंग से आपसे और भी पूछ सकता है कि फादर ऑफ कौन है उसके खरपतवार के, इससे पूछ सकता है, या फिर इससे भी पूछ सकता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है, इस प्रकार से पूछ सकता है। IIVR कहाँ स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोगों से, ये संस्था से रिलेटेड होते हैं। मैं एक कोशिश करूंगा इससे लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं, ताकि आपके वाइवा वाले में इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित किया गया था। पहला ऑप्शन है लुधियाना, सेकंड है पंतनगर, सी है जबलपुर एंड डी है इनमें से कोई नहीं।
तो अब इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका पंतनगर। पंतनगर में कौन सा है, पंतनगर में आपको पता होगा पंतनगर में कौन सा विद्यालय स्थित है, तो पंतनगर में है आपका GBPUAT, इसका मतलब गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर स्थित है, आपकी पंतनगर में स्थित है। पहले ये पंतनगर कहाँ था, उत्तर प्रदेश में लगता था, लेकिन अब कहाँ है, ये उत्तराखंड में लगता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी, पहली यूनिवर्सिटी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पहला है खरीफ की फसल किया गया है, या रबी की फसल किया गया है, जायद की फसलें की गई हैं। तो ऋतुओं के आधार पर देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। देखो इसमें कैसे याद रखना है आपको, खरीफ, जायद और रबी, ये सभी, इनमें सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा, इनमें सभी। ठीक है, यानी कि इनमें से एक खरीफ भी होती है वर्गीकरण में, रबी भी होती है और एक आपकी जायद भी होती है। अब रबी कौन सी होती है, जायद कौन सी होती है, ये आपको याद रखना है। खरीफ में कैसे याद रखो, खरीफ में जैसे कि जो जून जुलाई, जो जून जुलाई का मंथ होता है वहाँ पर इनकी सोई होती है, यानी कि उस समय इनकी बुआई की जाती है। जैसे कि आप उस समय क्या अरहर बोते हो, ठीक है, उड़द बोते हो, धान लगाते हो। धान क्या हो जाएगी तुम्हारा, इसमें तुम्हारे में एग्रोनॉमी है ना, सीरियल क्रॉप्स होंगे कक्षा 11 में। तो कक्षा 11 में जैसे धान है आपका, ये कैसी है, ये खरीफ की है। ठीक है, धान इसी टाइम तो लगता है, बारिश का मौसम जब होता है, बरखा। ठीक है, वहीं पर रबी की अगर बात करें तो ये नवंबर और दिसंबर, इस रेंज में इसकी बुआई होती है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई होती है। इसमें आप क्या याद रखोगे, गेहूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये बनता है, मतलब कि यही एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा चलता है, एक इधर धान इधर गेहूं। ठीक है, बाकी इधर आपका जैसे इसमें और भी याद रख सकते हो, जैसे कि कपास होती है, कपास भी आपकी खरीफ सीजन की हो जाएगी। ठीक है, और सोयाबीन भी आपकी खरीफ सीजन में चली जाएगी। जायद की क्रॉपें कौन सी होती है, इसमें आपके कुकुरबिट्स आ जाएंगे, यानी कि जैसे कि आपका खीरा, ककड़ी, तुरई, लौकी, घिया, ये सभी जो है जायद में आ जाएंगी। इनकी बुआई कब होती है, वही फरवरी में होती है, फरवरी मार्च में करते हैं। इसमें फरवरी मार्च में इसकी बुआई करते हैं, तो वो हो गई जायद की फसलें। तो इसमें सभी हो जाएंगी ऋतुओं के आधार पर, यानी ऋतुएं हमारे यहाँ 3 मुख्यतः होती हैं, वर्षा, ठंडी और गर्मी, वो हमारा क्या है, गर्मी। ठीक है, एक वर्षा ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है, एक शरद ऋतु होती है। ठीक है, एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और एक शरद या शीत ऋतु भी कहते थे। ये 3 ऋतुएं मेन है, उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल है, इसमें से कौन सी ऐसी है प्रजाति जो फसल जो है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। ठीक है, तो गेहूं है, जौ है, चना है, ये सभी हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रदान करने वाली कौन सी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चना। आप लोगों को कई बार बताया हूँ, जो चना होता है वो कैसा है, दलहनी पौधा है, जो जिसमें कि 2 दाल हो जाए, यानी कि इसकी एक ये चना है, मान लो इसके 2 अलग अलग दिल हो जाते हैं ना, दिल अलग अलग हो जाते हैं, जो भी दाल होती है उनमें दिल अलग अलग हो जाती है, यानी कि वो क्या है, द्विबीजपत्री है। और ये क्या है, लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं, इन्हें बोलते हैं, इनका कुल क्या होता है, फेबेसी होता है, फेबेसी, जिन्हें लेग्यूम्स कुल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी इनमें क्या होता है, इनके पौधा जो होता है इनका, ये पौधा मान लो, ठीक है, ये रूट्स होती है। ठीक है, अब इन्हीं रूट्स में क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी गांठियाँ होती हैं इनसे भी। अगर तुम भी तुम्हारे आसपास कहीं खेत वगैरह में अगर लगा हो कोई पौधा दाल का, ठीक है, या ठीक दलहनी पौधा, लेकिन दलहनी ही होना चाहिए, ऐसा नहीं गेहूँ उखाड़ो उसके कहो सर जी इसमें गांठें नहीं दिख रही, दलहनी पौधा होना चाहिए, चाहे मटर हो, चाहे अरहर हो, चाहे आपका उड़द हो। ठीक है, इनको उखाड़ोगे, जब पौधे की जड़ देखोगे, जड़ में जो है यहाँ पर आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, इस प्रकार से मोटा मोटा होगा। ठीक है, गांठें नुमा होंगी। ठीक है, जो गांठें होती है उनके अंदर एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। उस जीवाणु का नाम होता है, इस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, अब ये राइजोबियम करता क्या है, राइजोबियम जो है वातावरण की जो ये ठीक है, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तुमको पता ही है कितनी है, 78% होती है वातावरण में। अब ये वातावरण की जो नाइट्रोजन है, इससे क्या करेगा, पौधा एब्जॉर्ब करेगा। पौधा एब्जॉर्ब करता है तो ये एब्जॉर्ब करता है, अब पौधे की जो वो है इसके पास नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को ये जीवाणु है उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो जो इसके अंदर की है नाइट्रोजन बाहर वाली,
उसे खींच लेता है अपने पास और स्टोर कर देता है भूमि में। यानी कि वो नाइट्रोजन को ले लेता है और वो किसको देता है, पौधे को देता है। और पौधे से बदले में क्या लेता है, कोई किसी लिए फ्री तो करेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ लेना होता है। तो ये क्या करेगा, इसको क्या नाइट्रोजन, क्या बैक्टीरिया क्या करेगा, वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसे ग्रहण कर लेता है, इसके बाद क्षमता होती है। और ये जो है जब ये ले लेता है तो ये किसको देता है, पौधे को देता है नाइट्रोजन। ये पौधे को फिर नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन के बदले ये लेता है क्या, वहाँ से भोजन लेता है, खुद का भोजन वगैरह जो है वहीं से पौधे से लेता है, और पौधे को बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। ठीक है, तो जब एक लेता है फिर एक देता है, यानी कि दोनों के बीच क्या है, सहजीविता है। आपस में दोनों मतलब कि एक ले रहा है उसके बदले कुछ दे रहा है, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर सहजीवी है। अगर ये देना इसको बंद कर देगा तो इसे खाना मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा मान लो। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करके तो अगर ये सहजीविता यानी कि दोनों के बीच सहज है, सहज मतलब कि दोनों की बहुत ही नॉर्मली तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मान लो अगर तुम्हारे पास आज काला पेन है और मान लो तुम्हारे दोस्त के पास नीला पेन है, तुम्हें काला पेन की नीले पेन की जरूरत, तुम उससे मांग लिए, उसको काले पेन की जरूरत, तुम उसको दे दिए, तो ये दोनों में क्या है, सहजीविता हो गई। तो ये क्या है, दोनों के आपस में से काम चल रहा है, तो क्या बोलते हैं, सहजीवी। इसी को लोग बोलते हैं सहजीवी। सा मैंने साथ, जीवी मैंने जीवाणु जो होते हैं, जीवित लिविंग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछेती गेहूं में समय से बोने की अपेक्षा कितना नाइट्रोजन देते हैं, तो कितना अधिक देते हैं इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 50% अधिक देते हैं। इसमें फैक्चुअल है, डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि जब पछेती में जो गेहूं बोते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसके लिए उसको अधिक में देते हैं ताकि उससे जल्दी रिकवर हो सके ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके लिए होता है। नेक्स्ट है, गेहूं के कंबाइन काटने के बाद छूटे तने का क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मिट्टी में पलट देना चाहिए, बी है हंसिया ले से काट लेना चाहिए, जला देना चाहिए, यथावत छोड़ देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जमीन में पलट देना चाहिए। और जब देखो, जब उसकी रूट्स जो होती है उनके जो डंठल होते हैं, अगर तुम ये मान लो डंठल हैं, ठीक है, उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, तो इससे जो है जब हम मिट्टी में पलट देते हैं तो ये क्या होगा, अंदर सड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके जो न्यूट्रिएंट होंगे इसके अंदर वो सभी मिट्टी में मिल जाते हैं, उससे फायदा होता है। उन्हें जला दोगे कोई मतलब नहीं, वायु जो एयर पोल्यूशन हो जाएगा उससे। ठीक है, हंसिया लेके अगर काटने जाओगे तो कितना खर्चा आएगा, तुम्हारी उपज नहीं निकल पाएगी उससे। ठीक है, जितना लागत है वो भी नहीं निकलेगा अगर उससे कटवाओगे। यथावत छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, इसलिए जो है इसको कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो कि गतिमान हो तो वो क्या उत्पन्न करेगा। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल विद्युत क्षेत्र, बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी है वैद्युत चुंबकीय दोनों, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें थोड़ा आपको वीडियो में आवाज़ आ रही हो क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश, इस कारण से थोड़ा हो सकता है आवाज़ आपको आ रही हो, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो देखिए इसमें एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। पॉजिटिव चार्ज आपका होता है, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में घूमते रहते हैं या फिर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है उसमें भी इलेक्ट्रॉन के रूप में एनर्जी रहती है थोड़ी, तो उसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, तो उसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करता है। कौन सा, एक तो वैद्युत क्षेत्र रहता है, ठीक है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र भी उससे उत्पन्न करता है। मान लो कोई तार जाती है, ठीक है, आप अगर तुमको ऐसे बताएं, तुम देखोगे बिजली के जो तार होते हैं, ठीक है, उससे जो है उसमें करंट फ्लो होती है। ठीक है, उसके जो एरिया होती है, छोटी जो एरिया पास की होती है, तो यहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो कभी कभी दूर से भी आपको करंट लग जाता है, तो क्या है उसका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है दोनों, जब वो गतिमान होता है। ठीक है, और इसी कारण देखो जब बारिश जाड़ों में देखो तार के देखो कैसे मतलब कि आवाज़ करते रहते हैं। ठीक है, जो बड़े वाले पोल होते हैं बिजली के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से सदिश राशि है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है। पहला ऑप्शन है दूरी, बी है वेग, एंड सी है समय, एंड डी है आपका द्रव्यमान। इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपको हम पहले भाई कई बार बता चुके हैं, जहां पर आपको वह मिल जाए, जहां पर आपको वह मिल जाए शब्द में, तो वहां मान लो कि तुम्हारा क्या होगा, सदिश राशि होगी। कैसी होगी, सदिश राशि वहां पर होगी। ठीक है, ये आपको हम बताए थे, जैसे कि वह है तो वेग में वह है, ठीक है, संवेग में
वह आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें हम वेग, संवेग और त्वरण में भी है। ठीक है, वैद्युत में भी है, वैद्युत में। ठीक है, ये सभी क्या है, सदिश राशि है जहाँ पर वह आ जाए। वहीं पर अगर हम बात करें जहाँ पर अदिश राशि के लिए कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ट्रिक है आपकी, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक काम आएगी आपकी। उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, आर्द्रता एक लड़की का नाम है। ठीक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो उससे क्या हो जाएगा, ऊर्जा, सा से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द से हो जाएगा द्रव्यमान। यहीं पर देखो, यहाँ पर वाह मैंने बताया था, जिसके लिए अगर जहाँ पर वाह आएगा तो वहाँ पर क्या होगी, सदिश राशि होगी। ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ, तो देखो यहाँ पर जो है वाह है, तो वाह जो है इसके लिए बोला था आपको सदिश राशि होगी। तो यहाँ पर देखो घनत्व में भी वाह आया है, तो ये अपवाद है। ठीक है, ये अदिश राशि में ही आता है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम द्रव्यमान में, तो द्रव्यमान में भी वाह आया है। ठीक है, आधा वाह आया है, लेकिन यहाँ पर भी वाह आया। ये भी क्या है, अदिश राशि है। ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है, वाह की, या फिर ये ट्रिक याद रखो, या फिर बोलो कि दो में से एक को याद कर लो, एक तो अपने आप बता दोगे। ठीक है, चाहे ये ट्रिक याद रखो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा, ता से हो जाएगा आपका ताप, चा से हो जाएगा चाल। ये सभी जो है आपके इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से और भी ट्रिक आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा, जिससे कि आप इजी से इजी आप याद रख पाएँ। आप कॉलेज जाते हो या ना जाते हो, लेकिन आपको हमारी वीडियो से आपको पास करने का जो है ज़रूर अच्छा खासा नंबर के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप मतलब थोड़ा भी सीरियस नहीं है पढ़ाई में, मान लो कि आप स्कूल नहीं जा पाते या किसी कारणवश या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ आपको इतना है कि मुझे पास होना है, तो सिर्फ आप जो है मेरी ये जो क्लास होती है डेली शाम 5 बजे आती है, इसे आपको देखना है सिर्फ। ठीक है, डेली देखना है। इससे क्या है कि तुम्हारा 20+ नंबर का इसी से कवर हो जाएगा, जिससे कि आपका पासिंग मार्क्स 17 होता है। यह अच्छी तरीके से आप अचीव कर पाएंगे। बाकी जो बच्चे थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो उनका और अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, वो अगर घर पर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी यहाँ से उनका तो इतना कवर ही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर राइट आंसर आपका वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाला पड़ने के लिए निम्न अवस्थाओं में से अनुकूल अवस्था है। पहला ऑप्शन है वायु में अधिक आर्द्रता, पहला है वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, बी है आकाश का स्वच्छ ना होना, सी है वायु का बहना, डी है भूमि के निकट का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। जब पाला तभी पड़ता है, उसके लिए अनुकूल ये होती है अगर भूमि के निकट का जो ताप है वो 0 डिग्री से अधिक है, तब जाके पाले पड़ने के ज़्यादा आसार होते हैं। उसी प्रकार से जैसे जो हमारा बैरोमीटर होता है, जो हम वायुमंडलीय दाब नापता है, बैरोमीटर क्या नापता है, वायुमंडलीय बैरोमीटर जो होता है, ये क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। अगर इसकी रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाती है, जब बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो एकदम से नीचे गिर जाती है, तो ये किसका संकेत करती है, ये संकेत करती है कि आंधी तूफान आने की इंडिकेटर है। यानी कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से गिर जाती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसका संकेत देती है कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला, इसका संकेत देती है। यदि इसकी रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, यानी कि मौसम जो है वो स्वच्छ रहने वाला है। ये इसका जो अब ये है बैरोमीटर। अब इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं, तो हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैरोमीटर का हम प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। वहीं पर अगर बात करें, इसकी जब रीडिंग गिर जाती है तो वो संकेत करता है कि आंधी आने वाली है या तूफान आने वाला है। वहीं पर अगर पाला पड़ने की अगर हम बात करें, तो पाला पड़ने के लिए क्या होता है कि भूमि के निकट का ताप जब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो पाला पड़ने के लिए अनुकूल होता है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी।
दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान पर क्या अंतर पड़ेगा। मतलब कि अगर हम अभी आप पृथ्वी के सतह पर हैं, अगर इसके नीचे आप खोद कर कम से कम 100 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण मान है, जो स्मॉल जी का मान होता है, स्मॉल जी के इन द सेंस जैसे कि वेट, इस प्रकार से mg नापते हो, ठीक है। अब कोई तुम्हारा पूछे भार तुम्हारा कितना है, तुम्हारा भार कितना है, तो ये आप क्या बताओगे, तुम्हारा मास मान लो 12 किलो है, उस पर जो गुरुत्वाकर्षण मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, यही तो होता है, ठीक है। तो ये आपका मान, आपका जितना भार हो उससे गुणा कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल गया, वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्मॉल जी का जो मान है वो क्या होता है, जब हम गहराई में जाते हैं पृथ्वी के तो वो क्या होने लगता है, वो घटने लगता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होना होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो स्वस्थ हैं, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो हमें कितना दिखाई देना चाहिए, यानी कितने सेंटीमीटर हमें दिखाई देना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो आपको 25 सेंटीमीटर दिखाई देना चाहिए, या फिर मतलब कि दूरतम बिंदु का मतलब है सबसे अधिकतम। आप यहाँ हैं और कहाँ तक, कितनी दूर तक देख सकते हैं, यही आपका दूरतम बिंदु है। तो अगर आंख आपकी स्वस्थ है तो आप कितना देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर देखना चाहिए, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या अनंत पर। तो ये आपका राइट आंसर अनंत पर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनंत पर का मतलब है कि हम, अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो हम अनंत तक देख सकते हैं। देखो अनंत कैसे, जैसे कि हम नीचे से हैं, ऊपर हमारे आकाश है, हम नीचे से ऊपर और देखते हैं तो अनंत में आकाश है, तो आकाश को हमारी आंखों में दिखाई देता है। तो ये हमारी दूरी कितनी, अनंत दूरी है, ठीक है। ऐसा ही अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं, अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो हम लोग इसे ऐसे ही देख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि हमारा जो दूरी बिंदु होना चाहिए वो हमारा अनंत पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस है। साइकस क्या है, साइकस एक आवर्त बीजी है, बी है मृतोपजीवी है, सी है अनावर्ती बीजी है, डी है परपोषी है। तो ये कैसा प्लांट है, ये साइकस क्या है, एक प्रकार का पौधा ही होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कोई जंतु है, ये आपका एक पौधा होता है। आवर्त बीजी का मतलब होता है ऐसे फल जो कि एक फल रूपी आवरण में ढके हों, जैसे कि आपका आम। मैं कई बार आपको एग्जांपल देकर बता चुका हूँ, ये आपका आम है, ठीक है, ये आम हो गया। आम के अंदर की ये गुठली है, इसके ऊपर जो है ये जो है लगा हुआ है, ये आपका जो है क्या हो गया है, आपका क्या बोलते हैं इसको, डंठल, ठीक है। और ये आपका जो है, आपका ये आम है, ठीक है, ये आपका आम है, ये मान लो ये आम है तुम्हारा, ठीक है, ये आम है। अब देखो इसके जो आम होता है, आम के अंदर जो है गुठली होती है, उसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो मांसल मध्य मीजोकार्प होती है, आपको पता होगा इसका खाने वाला भाग क्या होता है, मीजोकार्प होता है, यानी कि मध्य फल भित्ति हम खाते हैं, ऊपर का जो छिकला हम हटाते हैं तो हमारे बाह्य फल भित्ति होती है, उसके बाद क्या है, गूदा निकलता है। अब ये जो गूदा होता है, गूदे से जो है ये आपके जो अंदर के जो बीज होता है वो ढका रहता है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा आवर्त बीजी। आवर्त, यहाँ पर आपको साउंड आ रहा होगा, आवर्त। आवर्त, हम किसी को आवर्त कर दे, मतलब किसी को हम आवर्त कर रहे हैं। मान लो हमारा ये पेन है और पेन को हमने कागज से क्या कर दिया, आवर्त कर दिया, तो ये हमें दिख नहीं रहा है, अब ये मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, ये फल रूपी आवरण हो गया, और इसके अंदर का जो हमने पेन रखा है ये हमारा सीड हो गया। जब सीड जो है फल रूपी आवरण से ढके होते हैं तो उन्हें हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए अनावृत बीजी की, तो अनावृत बीजी का मतलब होता है अनामिस नहीं, आमिष हो जाता है नहीं, आ का जो सेंस होता है यहाँ पर नहीं से होता है, आमिष नहीं, व्रत मिस आवृत, ऐसे पौधे जिनके बीज जो है वो फल रूपी आवरण से ढके नहीं हो। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा चिलगोजा। क्या हो जाएगा, चिलगोजा हो जाएगा, चिलगोजा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो आपका साइकस भी इसी के अंतर आ जाता है, यानी कि इसमें ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज जो है वो फल रूपी आवरण से ढके नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो अपने यहाँ देखोगे आमतौर पर तो सभी कितने कौन से मिलेंगे, आवृत बीजी मिलेंगे, जैसे कि आपका लीची है, कटहल है, गुआवा है, सभी चीज़ें, ठीक है, जामुन है, ये सभी देखो सभी के अंदर बीज होते हैं और ढके होते हैं फल रूपी आवरण से, वो आवृत बीजी होंगे। मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी ऐसे होते हैं, इसे बोलते हैं हम सेप्रोफाइट, ठीक है,
ये ऐसे पौधे ऐसे मतलब जीव होते हैं जो मृत मतलब कि जो डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं जानवर या पशु, ठीक है, उनको ऊपर ये कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं मृतोपजीवी, जो मरे हुए को खा जाए उसने क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी, ठीक है। वहीं पर परजीवी की अगर बात करें, परजीवी क्या होता है, परजीवी होता है, परजीवी उसको कहते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर जीवित रहे, जैसे कि आपके ऊपर, जैसे कि अगर आपके ऊपर बात करें तो आप सिंपली अगर आपकी ही बात करें तो आप तो नहीं होंगे, लेकिन एज अ सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि आप किसके ऊपर डिपेंड हैं, आप अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। आप पैसे कहाँ से लेते हो, पेरेंट्स से लेते हो, पापा जी से लेते हो, ठीक, मम्मी जी से लेते हो। तो ये क्या हुआ, तुम किसके ऊपर परपोसी हो, तुम दूसरे के ऊपर हो, मतलब तुम्हारा स्वयं कोई नहीं है, तुम स्वयं से ला भी नहीं सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, और तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम कमा ही नहीं सकते, तुम वहाँ दूसरे से लेते हो। तो ये भी एक प्रकार की परपोसी हुई, लेकिन ये यहाँ पर हमको समझाने के लिए सिर्फ था, लेकिन इसका ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है। तुमको लिखना क्या है इसमें, जैसे कि आपके अगर बात किए हम जीव, इसमें ऐसे कुछ जीव होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परजीवी होते हैं उनके अंदर। जैसे कि तुम्हारे बालों में जो है जुए पड़ जाते हैं, ठीक है, क्या पड़ जाते हैं, जू पड़ जाते हैं, जू जो होता है ये भी क्या है, परजीवी होगा, ये भी क्या है, परजीवी है। लेकिन परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी होता है, एक अंतः परजीवी होता है। तो ये किस में चला जाएगा, बाह्य परजीवी, यानी कि ये बाहर रहता है, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं जाता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी में आ जाएगा, ये बाह्य परजीवी में जू आ जाएगा आपका। अगर यहीं पर अगर बात करें हम निमेटोड की, निमेटोड जो होते हैं सूत्रकृमि जो होते हैं, ठीक है, सूत्रकृमि इनको बोलते हैं। ये कहाँ पर जाते हैं, ये जैसे कि हमारे पेट में चले जाते हैं, ठीक है, तो पेट में जैसे कि हो जाते हैं, या फिर कुछ कभी सुने होंगे कि पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो सभी क्या है, वो परजीवी हैं, वो तुम्हारे पेट से ही सब चीज़ें अंदर तुम्हारे अंदर है, वहीं से जो है अपना भोजन लेते हैं, वहीं से खाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड हैं। तो ये परजीवी होते हैं, जिनको पैरासाइट्स बोलते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड भी याद रखिएगा, जैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं इनको, पैरासाइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस का पौधा है। मॉस का पौधा ये एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। तो ये पौधे होते हैं बहुत छोटे मात्रा में होते हैं, जैसे कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये समुद्र में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, मॉसेस, और यहाँ पर नॉर्मल भी उगते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि पहला ऑप्शन है जलोद्भिद है, युग्मोद्भिद है, बीजाणुभिद है, या उपरोक्त तो सभी है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये कैसा पौधा है। तो इसमें अगर बात करें जलोद्भिद की, जलोद्भिदी का मतलब होता है, ये भिदी से याद रखना जहाँ पर भिदी मिल जाए, यानी कि इसका जो है मिलता है, यानी कि यहाँ से उत्पन्न होते हैं, या यह चीज़ उत्पन्न करता है, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न होता है, ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जलोद्भिदी जो जल में उगते हैं पौधे, उनको जलोद्भिदी बोलते हैं। युग्मोद्भिद जो क्या करते हैं, जो गैमेट बनाते हैं, या फिर युग्मक बनाते हैं, क्या युग्मक से बनते हैं, युग्मक बनाते हैं, ठीक है, गैमेट या युग्मक बनाते हैं। वहीं पर बीजाणुभिद की बात करें तो ये क्या बनते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर, ठीक है, ये स्पोर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ होते हैं, टेक्निकल टर्म है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बीजाणुभिद जो स्पोर होते हैं, और ये बोलते हैं, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, बीजाणुभिद जिन्हें कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका युग्मोद्भिद हो जाएगा इसका, यानी कि मॉसेस क्या होते हैं, वो युग्मोद्भिदी होते हैं, ठीक है, गैमेटोफाइट्स बोल सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के के कटे दाने को आयोडीन घोल से रंगने पर भ्रूणपोष का रंग हो जाता है। यानी कि अगर मक्का है आपके पास और मक्का को आप काटे, बीच से काट देंगे, जब उनको अगर आयोडीन उसके ऊपर डालेंगे, आयोडीन यही नमक वाला, जो नमक में आयोडीन होता है वही आयोडीन, ठीक, अगर उसे उस पर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नीला या काला रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके पीछे का कारण भी है आपका, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च हाई मात्रा में होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। क्या होता है, स्टार्च जो है वो सबसे अधिक होता है किसके अंदर, वो मक्के के दाने में होता है। वो जब स्टार्च जो होता है, जब स्टार्च की क्रिया हम आयोडीन से कराते हैं तो वो कौन सा रंग देता है, तो वो नीला और काला रंग देता है, ठीक है। अगर आपके पास कहीं आयोडीन मिले तो क्या करना, उसको उसके ऊपर रख देना, ठीक है, मक्के के दाने के ऊपर काट के, ऐसा नहीं ऊपर रख देना, काट के रखोगे तो वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। आयोडीन होना चाहिए, ऐसा नहीं अब नमक से आयोडीन निकाल के नमक लगा दो, ठीक है, ऐसा मत करना। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन का घोल जब हम उसके ऊपर रखते हैं तो उसका जो स्टार्च होता है वो कलर चेंज कर देता है, ये रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, बीज का वह भाग जो भूमि के अंदर आकर प्रवाह निर्माण करता है।
भूमि से बाहर आकर, देखो यहाँ पर मैंने कई बार आपको बताया, भूमि से बाहर आकर, भूमि से बाहर। देखो दो चीज़ें होती है, ये आपका कोई सीड है, ठीक है, ये आपका सीड है मान लो, ठीक है, ये आपका सीड है, ये आपका सीड है। अब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होंगी। अब ये यहाँ से देखो, ये तुम्हारी क्या सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है पूरी, ठीक। अब यहाँ पर ये सीड है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक तो ऊपर निकलेगा, ऊपर की तरफ विकास करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। एक क्या होगा, ये नीचे की विकास करेगा, ऐसे जड़ की, एक जड़ की तरफ विकास करेगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब ऊपर से आता है तो उसे बोलते हैं प्रांकुर, प्रांकुर। नीचे जो जाता है उसके मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर। देखो मूल का जो मतलब होता है, मूल का अर्थ होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़ या अर्थ होता है जड़। इसीलिए इसको मूल का जब अंकुरण होता है उसे बोल देते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। प्रा का मतलब होता है प्रो, यानी कि बाहर का, तो उसे प्रांकुर बोल देते हैं। क्या, प्रांकुर बोल देते हैं। अब इसमें सबसे पहले कौन निकलता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सब बीज में सबसे पहले विकसित होते हैं, ठीक है। तो क्या विकसित होता है, पहले प्रांकुर होता है, यानी कि तना होता है, इससे क्या बनेगा, तना बनेगा, इससे जड़ा बनेगी। तो इसमें कौन पहले निकलता है, तो इसमें सबसे पहले निकलता है जड़। जब वो कहते नहीं कि अगर घर बनाओगे तो जब तक नींव नहीं भरोगे तब तक दीवार ऊपर कैसे लगाओगे, ठीक है। तो उसी प्रकार समझो, जब तक इसकी जड़ नहीं निकलेगी तब तक ऊपर का इसका विकास कैसे होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या निकलती है, जड़ निकलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले क्या निकलेगी, जड़ निकलेगी। उसके बाद में जो है ऊपर का जो है प्रांकुर निकलता है। प्रांकुर निकलने के बाद यही जो है तने का निर्माण कर देता है। तो इसमें आपका क्या पूछा, भूमि से बाहर आकर प्रोह का निर्माण करता है, ये प्रोह का निर्माण करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रांकुर जो है इसमें निर्माण करता है। बीज का वह भाग जो भूमि से बाहर आकर प्रोह का निर्माण करता है, तो ये आपका प्रांकुर में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, म्यूकस से, विषाणु से, कवक से, साइकस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस से। भाई म्यूकस से कौन बनाता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस आपको बता चुके हैं प्लांट होता है। और एक और इसका होता है टैपियोका, टैपियोका, टैपियोका एक फसल है, उससे भी बनाया जाता है साबूदाना। नेक्स्ट है, मिस्टन हल की फार होती है। अब यहाँ से आपके जो है कृषि अभियंत्रण स्टार्ट हो चुके हैं। मिस्टन हल की फार होती है, स्लिप नोज की, स्लिप नोज की, या फिर सिन की, या सीधा। तो उसमें क्या आंसर राइट हो जाएगा आपका स्लिप, राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टन हल की जो फार होती है वो स्लिप होती है, स्लिप फार का प्रयोग करते हैं मिस्टन हल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। पहला है गियर बदलने में, बी है चाल बढ़ाने में, सी है कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट का ऊपर नीचे उठाना जो है यही इसका काम होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का कृषि यंत्र जो होते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि जब ट्रैक्टर में पीछे हर जो लगा होता है, ठीक है, उसको जब रोड पे चलाना होता है ट्रैक्टर को, तो उसको क्या करते हैं, हल को ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है। वही जब खेत में चलाना होता है जुताई के टाइम पर, तो उसको नीचे कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके लिए कौन सा एक लगा होता है, लीवर। तो वो आपका होता है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है। साइड में जैसे ड्राइवर बैठता है उसके जो है दाएं साइड में देखोगे, साइड में जहाँ चेयर होती है उसके पास में ही लगा होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिससे वो ऊपर नीचे करता है। बहुत सारे लोग जो है इसको चलाते होंगे लेकिन नाम नहीं पता होगा। ट्रैक्टर तो चलाए होंगे लेकिन ये नाम नहीं पता होगा, आप ही में से बहुत लोग होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो यंत्र को ऊपर नीचे उठाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, नियंत्रण सलाखा लगी होती है। ये किसमें लगी होती है, पहला ऑप्शन मिस्टन है, बी है शाबाश हल, एंड सी है यूपी नंबर 2, एंड डी है विक्ट्री हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्ट्री हल। नियंत्रण सलाखा लगी होती है नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, 1 हेक्टेयर सेमी में कितने लीटर पानी होता है। ये मैं पहली बार भी बता चुका हूँ कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होते हैं। तो 1 लाख लीटर होते हैं, कितने, 1 लाख लीटर। आपको बताया था कोई फील्ड है आपके पास, ठीक है, उसमें तुम्हें 1 सेंटीमीटर पानी भरना है पूरे में। एक पूरा ये एरिया है, इसमें 1 सेंटीमीटर पूरे में पानी भरना है, तो कितना पानी लगेगा, तो 1 लाख लीटर लगता है पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र बना होता है। जो आपकी चारा काटने वाली मशीन होती है उसका जो गतिपाल चक्र होता है, जैसे कि मशीन का जो चक्का होता है वो किसका बना होता है, ढलवा लोहे का। खेत को समतल करना है या ढेले, ये थोड़ा इसका ऑप्शन गलत हो चुके हैं, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ढलवा लोहा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, टेलीग्राम ग्रुप है, अगर उसे नहीं ज्वाइन किए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और
व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर मैक्सिमम लड़के ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर मैं बात कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा बेनिफिट इससे मिल सके। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार में किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।